हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टार्ट बायो। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ईटीएस। इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोल देते हैं। तो ये आज हम देखने वाले हैं। ये टॉपिक सभी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, बोर्ड्स एग्ज़ाम होते हैं, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। नीट, नेट सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे एक दो क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसको ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। ये कहाँ पर होता है? ये होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी। इसको ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है। किसकी हेल्प से? ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी की हेल्प से। ये मैं जब डायग्राम दिखाऊंगी आपको, तब आपको इस लाइन का मीनिंग समझ में आएगा कि मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी क्यों बोली है। क्योंकि एक बार तो मॉलिक्यूल जो है रिड्यूस होएगा, उसके बाद वो खुद ऑक्सीडाइज होकर अपने पहली वाली फॉर्म में आएगा, तो एक एनर्जी ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। इसकी वजह से एटीपी फॉर्म होगी और इसी वजह से ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन इसका नाम रखा गया है। ये जब मैं आपको डायग्राम बताऊंगी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप इतना ही रखो, ठीक है। इसका फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है? वो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, तो आपको इसको एकदम से याद कर लेना है कि जो ईटीएस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसमें फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? वो होता है ऑक्सीजन। ठीक है। जो NADH2 और FADH2 हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे हैं ना, एनर्जी की फॉर्म NADH2 एंड FADH2, तो यहाँ पर आकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आकर वो ATP फॉर्म करते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ऐसे क्यों बोला था कि NADH2 से 3 ATP बनते हैं और FADH2 से 2 ATP बनते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला था। यहाँ पर इन्हीं दो मॉलिक्यूल का यूज़ होके, जो NADH2 एंड FADH2 है ना, इन्हीं का यूज़ होके ATP फॉर्म हो रही है। ठीक है, इसका मेन मोटिव, इस लेक्चर का मेन मोटिव आपको ATP फॉर्मेशन ही समझाना है। ठीक है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, वो 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 वो है NADH2 डिहाइड्रोजिनेस। NADH2, मैं यहाँ पे NADH2 बोल रही हूँ, लेकिन इसकी जो रियल में ये कैसे लिखा जाता है, NADH प्लस H प्लस। ठीक है, 2 H प्लस हो गए, इसलिए मैं इनको ताकि बोलने में भी ईजी रहे, आपको समझने में भी ईजी रहे, इसलिए मैं आपको NADH2 करके बता रही हूँ। अदरवाइज़ ये NADH प्लस एंड H प्लस, 2 H प्लस है यहाँ पे। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 ये होता है FADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इसको सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है। आप पहले वो वीडियोस देखेंगे, उसके बाद आपको टोटल सेलुलर रेस्पिरेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स BC1 या फिर साइटोक्रोम रिडक्टेज। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 ये है कॉम्प्लेक्स AA3, इसको बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स 5 ये कॉम्प्लेक्स FOF1 पार्टिकल्स होते हैं, इनको ATPase भी बोलते हैं या फिर ATP सिंथेज भी बोलते हैं। ये ATP सिंथेसिस का काम करते हैं। आके आप वीडियो में जो मैंने डायग्राम दिखाए हैं उनसे आप समझ जाओगे। ठीक है, अभी के लिए ये नाम याद करने बहुत ज़रूरी हैं। आपको इन सब नामों के बारे में पता होना चाहिए। कहीं भी अगर क्वेश्चन आ गया कि कॉम्प्लेक्स 3 कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहले 2 तो आप याद कर लेंगे। देखिए NADH2 एंड FADH2, क्योंकि सारा खेल इन्हीं का है, तो आप इनको याद कर लोगे। तीसरा, चौथा, पांचवा, इनकी सीक्वेंस भी आपको याद रखनी है। ठीक है, 3rd है BC1, 4th है AA3 एंड 5th जो है वो तो ATPase है ही, FOF1 पार्टिकल। ठीक है, इन सब के नाम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर 2 ऑल आर प्रोटोन पंप। जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है
FADH2 कॉम्प्लेक्स, वो प्रोटॉन पंप नहीं है। बाकी सब के सब प्रोटॉन पंप है। जो बच गया ना, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम BC1, ठीक है, और फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स, वो सब प्रोटॉन पंप हैं। बस जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है ना, वो प्रोटॉन पंप नहीं है। आपको इस चीज़ को याद रखना है। इसकी सीक्वेंस भी आपको याद रखनी है, इसमें आपको सब याद रखना है, ठीक है। सीक्वेंस आप देख लीजिए, बहुत इजी है। एक दो बार भी आप रिवाइज कर लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगी। देखिए, FMN और फेरस सल्फर, जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर 1 बताया था ना, NADH2 डिहाइड्रोजिनेज, उसी का कंपोनेंट है ये FMN और FES, फेरस सल्फर, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? यूबिक्विनोन के पास जा रहा है, ठीक है। यूबिक्विनोन से कहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन? साइटोक्रोम BC1 के पास जा रहा है। साइटोक्रोम BC1 के बाद कहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन? साइटोक्रोम C के पास। साइटोक्रोम C के बाद जा रहा है साइटोक्रोम A3 के बाद, और फाइनली जो अपना फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है ऑक्सीजन। तो फाइनली वो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ये सीक्वेंस आपको याद करनी है। FMN और FES से जा रहा है यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन से जा रहा है इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम BC1, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है साइटोक्रोम C, यहाँ से जा रहा है साइटोक्रोम A3, और फाइनली ऑक्सीजन के पास, ठीक है। जो साइटोक्रोम की सीक्वेंस है वो देख लीजिए एक बार। साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है साइटोक्रोम A के बाद साइटोक्रोम A3, ठीक है। ये सीक्वेंस मैंने बहुत ही कम लिखा है ताकि आप कम को अच्छे से याद कर लें, ठीक है। मैंने मेन पॉइंट्स डाले हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स आपको ज़रूर से ज़रूर याद करने। बाकी की कहानी मैंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है ताकि आप, क्योंकि उनके चक्कर में आप मेन को भूल जाओगे। तो ये सीक्वेंस ही मेन है। तो आपको ये सीक्वेंस याद होगी ना, तो आपको एग्ज़ाम में अगर पूछेगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है तो आप बता पाओगे, ठीक है। फिर है यूबिक्विनोन। ये क्या है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। देखिए, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, C एंड A, ये क्या है? फेरस सल्फर प्रोटीन है। इनका कंपोनेंट है फेरस सल्फर, इनके अंदर है। लेकिन जो साइटोक्रोम A3 है वो फेरस कॉपर प्रोटीन है, ठीक है। उसमें सल्फर नहीं है, उसमें कॉपर है, ठीक है। साइटोक्रोम C है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, ठीक है। साइटोक्रोम C कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। जैसे साइटोक्रोम BC1 मैंने इकट्ठा दिखा था ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में दिखा रही थी BC1, यानी वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है। और साइटोक्रोम A एंड A3 भी कॉम्प्लेक्स बना रहे थे। एक मिनट, हाँ, साइटोक्रोम A एंड A3 भी कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, ठीक है। लेकिन जो साइटोक्रोम C है वो अकेला लिखा है, वो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, ठीक है। जो साइटोक्रोम C के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जो साइटोक्रोम C है वो वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये अटैच टू इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन टुवर्ड्स C साइड। एक तो M साइड होता है, जो मैट्रिक्स की साइड वाली जो लेयर होती है ना, वो होती है M साइड की। लेकिन जो फेस साइटोप्लाज्म की तरफ होता है ना, उसको बोलते हैं C साइड। नाउ यू नो कौन सा M साइड है और कौन सा C साइड है, ठीक है। जो साइटोक्रोम C होता है वो C साइड अटैच होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के, ठीक है। ये साइटोक्रोम C है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स 2 एंड 3, ठीक है। ये आपको याद रखना है साइटोक्रोम C के बारे में। यूबिक्विनोन के बारे में देख लेते हैं। ये भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ठीक है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मैंने पहले भी बताया था। कैन रिसीव इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 एज वेल एज कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है। यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स 1 से भी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ले सकता है। यहाँ पर H+ क्या है? प्रोटॉन है, ठीक है। जब भी मैं H+ बोलूँ या प्रोटॉन बोलूँ, आपको समझ आना है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। It can receive electron and proton from complex 1 as well as complex 2.
जो यूबिक्विनोन है कैन मूव फ्रीली इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो यूबिक्विनोन है इट कैन मूव बिटवीन कॉम्प्लेक्स 1 and 3 and 2 and 3। अब आपको जब मैं अभी डायग्राम बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे 1 and 3 and 2 and 3 के बीच मूव कर रहा है, कॉम्प्लेक्स के बीच में। ठीक है, ये मैंने हाथ से ही बनाया है। जो बुक में जो डायग्राम है आप समझ नहीं पाओगे कि मतलब वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो मैंने खुद बनाने की कोशिश की है मोटा मोटा लिख के, ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए कंटेंट जो है वो आपको गूगल पे मिल जाएगा, बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन मेरा यहाँ काम है कि मैं आपको समझाऊँ सबसे ईजीएस्ट वे में। ठीक है, तो मैंने ये हाथ से बना दिया। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगे किसी चीज़ में तो आप बुक से देख लेना, लेकिन पहले एक बार इसको देख लेना ताकि आपको थोड़ा सरफेस व्यू आ जाए कि भाई कैसे है ये चीज़। ठीक है, देखिए ये जो सारे कॉम्प्लेक्स थे वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे काम कर रहे थे। ठीक है, सबसे पहले FMN है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 की बात कर रहे हैं। FMN है वो चेंज हो रहा है FMNH2 में। ठीक है, FMNH2 में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जब FMNH2 में चेंज होगा तो कैसे वो जो है H2 कहाँ से लेके आएगा, उसको H2 तो चाहिए कहीं से। तो जो NADH2 है वो चेंज होगा NAD प्लस में, NADH2 चेंज होगा NAD प्लस में, और वहाँ से जो H2 आएंगे उन्हीं को लेकर FMNH2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये चेंज होगा, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। जब भी किसी में हाइड्रोजन ऐड होती है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होता है तो वो रिड्यूस्ड माना जाता है। ठीक है, ये तो आपको डेफिनेशन पता होगी रिडक्शन की। अब ये रिड्यूस्ड है फॉर्म है वो वापस से अपनी जो ओरिजिनल फॉर्म है FMN उसमें जाना चाहेगी। तो उसमें जाएगी तो इसको जो H2 हैं, जो प्रोटॉन्स इसने लिए थे वो रिलीज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, उसको वो प्रोटॉन रिलीज़ करने पड़ेंगे। तो 2H+ ये रिलीज़ करेगा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। जो 2 मेम्ब्रेन का स्पेस होता है ना, आउटर एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो हैं, दोनों के बीच जो स्पेस होता है उनको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। यहाँ पर मैंने PMS लिखा है, तो ये 2 प्रोटॉन PMS में डाल देगा। ठीक है, PMS में चलेंगे 2 प्रोटॉन। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 प्रोटॉन हैं ये मैट्रिक्स में आना चाहेंगे। ठीक है, क्यों आना चाहेंगे? क्योंकि PMS को तो आदत नहीं है इतने प्रोटॉन्स की, क्योंकि बाकी भी तो ETS, कितने सारे ETS चल रहे होते हैं एक साथ। ठीक है, तो इतने प्रोटॉन तो वहाँ नहीं होने चाहिए। तो ये जो 2H+ इसने FMNH2 ने रिलीज़ किए थे तो वो आना चाहेंगे मैट्रिक्स में। ठीक है, अब मैट्रिक्स में कौन लेके आएगा? जो FOF1 पार्टिकल था, जो ATPase था, वो 2H+ को लेके आएगा मैट्रिक्स में। ठीक है, यहाँ पर जो प्रोटॉन ग्रेडियंट था वो क्रिएट हो गया। ठीक है, वहाँ से लेके आएगा। FOF1 का काम है ATP सिंथेसाइज करना, तो ये 2H+ तो लेके आएगा, लेकिन जो ATP है वो जो ADP है वो चेंज हो जाएगा ATP में। ठीक है, तो यानी एक ATP का सिंथेसिस हो गया। किसकी वजह से हुआ है? NADH2 की बात कर रहे हैं हम, NADH2 की वजह से। कुल मिला के तो इसी की वजह से हुआ है, क्योंकि इसने 2H+ रिलीज़ किए थे, वो FMNH2 ने लिए थे, उसने 2H+ PMS में रिलीज़ किए थे। अब वो PMS से मैट्रिक्स में आना चाहेंगे तो जो है ATP सिंथेसाइज होगी। FOF1 पार्टिकल इसको मैट्रिक्स में ले आए तो यहाँ पर चेंज होगी, ATP हमें मिल गई। तो हमें यहाँ पर मिल गई एक ATP। ठीक है, मेरा मतलब यहाँ पर बताने से है कि NADH2 से कैसे हमें 3 ATP मिलते हैं। ठीक है, एक ATP हमें यहाँ मिल गई है। ठीक है, अब देखिए अब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ है। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएगा? जो Fe3+S है, जो फेरस सल्फर प्रोटीन है, वो चेंज होगा Fe2+ में। ठीक है, Fe2+ में चेंज हो गया, यानी यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन।
सॉरी यहाँ पर हुआ है रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन हो गया Fe3 प्लस FeS चेंज हो गया Fe2 प्लस में, ठीक है, Fe2S में चेंज हो गया। अब इसको जाना है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में जाना है। तो यहाँ पर फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्योंकि जब भी ये स्टेट इंक्रीज़ होती है 2 प्लस ये 3 प्लस में जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो रही है, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। इसको अपनी ओरिजिनल स्टेट में जाना है, तो फिर से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होएगा। जो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होएगा वो कौन, अब इस एक इलेक्ट्रॉन को और कौन लेगा, ठीक है, ये नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगी। एक बार फिर से इस स्लाइड को देख लीजिए कि कैसे NaDH2 से 2H+ रिलीज़ हुए, कैसे वो 2H+ वापस से मैट्रिक्स में आई, कैसे ATP सिंथेसाइज हुई। FO-F1 पार्टिकल ने इस ग्रेडियंट का यूज़ किया और ATP सिंथेसाइज हो गई। अब फिर से ये एक इलेक्ट्रॉन सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं ना, अब क्या होगा देखिए, ये इलेक्ट्रॉन वापस से किसके पास आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन के पास आएगा, ठीक है। यूबिक्विनोन जो 2H+ वापस से मैट्रिक्स में आ गए थे ना, आप देखिए वापस पीछे वाली स्लाइड देखिए, 2H+ ये जो ATP सिंथेसाइज हो रही 2H+ मैट्रिक्स में आ गए, ठीक है। अब इन 2H+ को लेगा, 2 प्रोटॉन को लेगा यूबिक्विनोन और सिंथेसाइज कर देगा यूबिक्विनोन H2, यानी ये रिड्यूस हो गया, ठीक है, UqH2 बन गया। अब ये UqH2 अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आना चाहेगा, तो ये 2H+ यानी 2 प्रोटॉन छोड़ देगा PMS में, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ये 2H+ छोड़ देगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। 2H+ वहाँ छोड़े, तो ये 2H+ वापस से मैट्रिक्स में आना चाहेंगे, किसकी हेल्प से आएंगे, FO-F1 पार्टिकल की हेल्प से आएंगे, और फिर से एक ATP सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है। मैंने शुरू में बताया था कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी यूज होती है ATP सिंथेसिस में। अब आपको समझ में आ गया, एक मॉलिक्यूल पहले रिड्यूस हो रहा है, फिर से ऑक्सीडाइज हो रहा है, 2H+ छोड़ रहा है और 2H+ मैट्रिक्स में आके ग्रेडियंट क्रिएट कर रहे हैं, फिर से ATP बन रहा है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। तो ये यहाँ पर ATP फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर हमें मिल गए 2 ATP, NaDH2 की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे 2 ATP मिल गए हमें, ठीक है, एक पहले मिला था और एक अब मिल गया, तो 2 ATP हमें मिल गए। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर से रिलीज़ हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा कॉम्प्लेक्स नंबर 3, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 था BC1, कॉम्प्लेक्स BC1, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन देगा यूबिक्विनोन को, ठीक है, फिर से यूबिक्विनोन रिड्यूस होएगा, देखिए यूबिक्विनोन मिल गया, यूबिक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब ये 2H+ उठाएगा मैट्रिक्स से, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से 2H+ उठाएगा और ये रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, यूबिक्विनोन H2, यानी ये रिड्यूस हो गया। अब ये वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आना चाहेगा, तो ये 2H+ है, जो 2 प्रोटॉन है ये छोड़ देगा PMS में, यानी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में छोड़ देगा। ये 2H+ वापस से FO-F1 पार्टिकल लेके जाएंगे मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लेके जाएंगे और ATP बना देंगे। ये हमारा 3rd ATP है, NaDH2 से हमें ये 3rd ATP मिल रहा है, ठीक है, हमें 3rd ATP मिल गया, ठीक है। फिर से 2H+ आ गए मैट्रिक्स में। अब ये जो एनर्जी है ये इसकी इतनी कम हो चुकी है कि अब इसको कोई भी कॉम्प्लेक्स ले, जैसे साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम AA3 लेने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन ATP सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी कम हो चुकी है, अब ये ATP सिंथेसाइज नहीं कर सकता। तो ये क्या है करेगा, ये क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के द्वारा, ठीक है, और बन जाएगा H2O, वाटर बन जाएगा, ठीक है, लेकिन ATP सिंथेसाइज नहीं होगी। तो हमें 3rd ATP यहाँ पर मिल गया, 3 ATP हमें NaDH2 से मिल गए। अब आपको समझ आ गया कि NaDH2 से हम हर जगह ये क्यों बोलते आए हैं कि 3 ATP मिलेंगे, ठीक है। ये रिएक्शन 3 बार हो चुकी है, हमें NaDH2 से 3 ATP मिल चुके हैं, और लास्ट में जो 2 प्रोटॉन हैं इनकी एनर्जी इतनी कम हो गई कि ये अब ATP सिंथेसाइज नहीं करेंगे, चाहे इनको कोई भी जो कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट करे, या तो साइटोक्रोम C एक्सेप्ट करे, नहीं बनेगी ATP। उसके बाद साइटोक्रोम AA3 एक्सेप्ट करेगा, नहीं बनेगी ATP। फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट में अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था ऑक्सीजन, हाफ O2 मॉलिक्यूल,
ये क्या करेगा कि H2O बना लेगा। ठीक है, अपनी रिएक्शन यहाँ कंप्लीट हुई। यहाँ पर मैंने बताया कि NADH2 से 3 ATP में हमें मिल गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे FADH2 की, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे पास 10 जो है, हमारे पास 10-12 जो भी अपने पास NADH2 थे, वो सब यही रिएक्शन फॉलो करेंगे। ठीक है, ये सब यही रिएक्शन फॉलो करेंगे। मैं यहाँ पर एक NADH2 को लेके चली थी, जो बाकी बचे हुए NADH2 सब के सब यही रिएक्शन फॉलो करेंगे। तो मैं बार बार बना के तो नहीं दिखाऊंगी ना, मैंने एक NADH2 की ये रिएक्शन पूरी बता दी है। ठीक है, आप समझ जाना कि जो एक NADH2 के साथ हो रहा है वही बाकी के NADH2 के साथ हो रहा है। इसी तरह एक NADH2 3 ATP बना लेगा। ठीक है, अब बात करेंगे FADH2 की। वापस चलते हैं अब बात करेंगे अपन FADH2 की। FADH2 में पहला स्टेप नहीं होगा, दूसरे स्टेप से हमें शुरू करना है। ठीक है, हमें दूसरे स्टेप से शुरू करना है। तो पहला स्टेप क्योंकि FADH2 में स्किप हो जाएगा, तो दूसरे स्टेप से अपन शुरू करेंगे। तो पहली ATP भी गई, पहले स्टेप के साथ पहली ATP भी गई, तो दूसरे स्टेप के साथ हम शुरू करेंगे तो हमें बाकी कितनी बची, 2 ATP। तो यही रिएक्शन फॉलो होएगी और हमें 2 ATP मिलेंगी। ठीक है, एक ATP यहाँ मिल गई और एक इस स्लाइड में देखिए यहाँ पर मिल गई। ठीक है, आखिरी में जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कर लेगा और H2O बना लेगा। अब आपको समझ आ गया कि FADH2 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP क्यों सिंथेसाइज करता है, क्योंकि उसमें फर्स्ट स्टेप नहीं हो रहा होता है। ठीक है, ये वाला फर्स्ट स्टेप उसमें नहीं हो रहा होता है, ये NADH2 में हो रहा होता है। ठीक है, इसलिए ही NADH2 तो 3 ATP सिंथेसाइज करता है और FADH2 2 ATP सिंथेसाइज करता है। ठीक है, आपको समझ आ गया पूरा ITS कि NADH2 और FADH2 कैसे ATP का सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर O2 है। ठीक है, बस यही इतना ही आपके लिए ज़रूरी है, इतना ही ध्यान रखना। कॉम्प्लेक्स के नाम याद कर लेना, सीक्वेंस याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने बताया NADH2 3 ATP बना रहा है, FADH2 2 ATP बना रहा है। ठीक है, पूरा तो सीक्वेंस याद कर लेना। ठीक है, पूरा ETS का जो मैंने बताया है कैसे 2 ATP एंड 3 ATP सिंथेसाइज हो रहे, किसको कहाँ पर क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ये याद कर लेना। इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है, आप ही को ये सब याद करना है। ठीक है, आपको अगर पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन समझना है ना, तो पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सेलुलर रेस्पिरेशन की, पूरी जाके आप देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।